नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में दोषी करार दिए गए संजय रॉय को आज सियालदह कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। फैसले की कॉपी 160 पन्नों की बताई जा रही है। सजा सुनाने से पहले दोषी संजय को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। सियालदह कोर्ट के आसपास सुरक्षा के इंतजाम हैं। सीबीआई ने अदालत से संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। उसे घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर के जालोरा सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। कल एक ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया था, जहां अंदर से गोलीबारी देखी गई। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में समान नागरिक संहिता जल्द लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि पूरे देश में पिछले 6 महीनों से जेपीसी लगातार बैठक कर रही है और जल्द ही आम सहमति पर पहुंचकर बजट सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीट की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली चुनाव में सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीट से हैं। दिल्ली चुनाव में 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में आज बैठक बुलाई गई है। इसमें चुनाव की रणनीति और प्रचार समेत बाकी मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड फ्लैटों का दौरा किया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की सहायता से गरीबों के लिए बने घर को उपलब्ध कराने में बाधा डाली गई। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दों पर आपस में लड़ रहे हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। आपके स्टार प्रचारकों में आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, भगवंत मान के नाम भी है। सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इंडी गठबंधन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। सैफ अली खान के बयान आज पुलिस दर्ज कर सकती है। सैफ से उस रात की पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी ली जाएगी। कहा जा रहा है कि वो आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। सैफ अली खान के आरोपी हमलावर शरीफुल को सांताक्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस और क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस आज सैफ अली खान के आरोपी को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आज से 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी ने सलमान खान के घर भी रेकी की थी, क्योंकि इसी आरोपी का एक 14 जनवरी का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें वो शाहरुख खान के घर की रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने, आपातकालीन घटना की स्थिति में तुरंत मेला नियंत्रण केंद्र, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन केंद्रों को 112, 1920, 1090 या फिर आईसीसी द्वारा दिए गए नंबरों पर सूचित करें। महाकुंभ के मेला क्षेत्र में आने वाले लोगों को निकटतम निकास मार्गों के बारे में जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। एडवाइजरी में टेंट के अंदर पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैस या मोमबत्तियां जैसी ज्वलनशील सामग्री ना रखने के लिए भी कहा गया है। टेंट के अंदर स्टोव, हवन कुंड जैसी खुली लपटों का उपयोग ना करने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आज 22.79 लाख से अधिक तथा अब तक 8.26 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को देखते हुए प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन और संचार व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयास करें कि जो लोग जिस ओर से आ रहे हैं वहीं के निकटस्थ घाट पर स्नान कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाए। श्रद्धालुओं के संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। ये पुल 5 टन तक का वजन सह सकते हैं। श्रद्धालुओं को इससे काफी सुविधा मिल रही है। महाकुंभ में साधु संतों के साथ तमाम श्रद्धालु ईश्वर की भक्ति में आनंद में डूबे हुए हैं। संगम के तट पर आस्था, संस्कृति और एकता का अद्भुत दृश्य दिख रहा है। 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मालाओं से बना 12 ज्योतिर्लिंग महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। हर ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट मोटा है। सभी ज्योतिर्लिंग के चारों ओर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाएं लिपटी हुई हैं। ये मालाएं देश भर के 10,000 गांवों में घूमकर और मांगकर एकत्र की गई हैं। इनमें 1 मुखी से लेकर 26 मुखी तक के श्वेत, काले और लाल रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। रुद्राक्ष के ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे आतंकवाद का खात्मा, भारत को महान बनाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की कामना और गोरक्षा जैसी संकल्पनाओं को साकार करना है। महाकुंभ नगर कैंप में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये बदलाव देश की जरूरत है, इससे चुनावों का खर्च कम होगा। के रूप में शपथ लेंगे और इसके साथ ही 4 साल के अंतराल के बाद व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप भीषण ठंड पड़ने की वजह से खुले मैदान में शपथ न लेकर यूएस कैपिटल के रोटुंडो में शपथ लेंगे। इस साल अमेरिका में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। समारोह में जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश समेत पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को पहले से कहीं अधिक महान बनाने जा रहे हैं। अपनी सेना और सरकार से कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं को बाहर निकालने जा रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल हमास संघर्ष कभी नहीं होता। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी सरकार अपने संप्रभु क्षेत्र और सीमाओं पर फिर से नियंत्रण स्थापित करेंगे। शपथ लेने से पहले विजय रैली में ट्रंप ने घोषणा की है कि वो अमेरिकी धरती पर सक्रिय हर अवैध विदेशी गिरोह के सदस्य और प्रवासी अपराधी को बाहर निकालेंगे। विजय रैली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर देंगे और मध्य पूर्व में अराजकता को रोक देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध को होने से भी रोकेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की विजय रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एलन मस्क की अध्यक्षता में सरकारी दक्षता का नया विभाग बनाएंगे। मस्क ने भी कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही टिकटॉक सेवा बहाल करने की बात कही है। टिकटॉक ने कहा कि सेवा प्रदाताओं को आवश्यक स्पष्टता और आश्वासन प्रदान करने के लिए धन्यवाद। ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर 47 फुट लंबी सैंड आर्ट बनाई। कलाकृति में ट्रंप के अलावा अमेरिका के राष्ट्रध्वज और देश की संसद को भी प्रदर्शित किया गया।
गजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया और इसराइल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। हमास द्वारा 471 दिन तक बंधक बनाए गए रोनी गोनेन, एमिली दामरी और डोरोन स्ट्रिनब्रेचर इजराइल लौट आए हैं और अपने परिवारों से फिर मिल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मई में उनके द्वारा निर्देशित समझौते से गजा में संघर्ष रुका है। अब इसे लागू कराने में सहायक भूमिका निभाने की जिम्मेदारी अगली सरकार की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। क्वाड से संबंधित घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि उत्तर मध्य नाइजर राज्य में एक व्यस्त सड़क पर पेट्रोल से भरे टैंकर के पलट जाने से उसमें विस्फोट हो गया, जिससे 80 से अधिक लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हो गए। श्रीलंका के दक्षिणी प्रांत में 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर हुई है। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 35 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैलिफोर्निया में लगी आग में कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है। अनुमान है कि नुकसान $20 बिलियन से लेकर $45 बिलियन तक है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 77,000 के पार और निफ्टी 23,300 के पार कारोबार कर रहा है। आज सोने का वायदा भाव 78,900 रुपए के करीब, जबकि चांदी का 91,700 रुपए के करीब कारोबार करता दिखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सुस्ती और चांदी तेजी के साथ कारोबार कर रही है। भारत में पहली बार 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले अपार्टमेंट्स ने सालाना आवासीय बिक्री का 50% से अधिक हिस्से पर कब्जा जमाया। खनन मंत्रालय आज से कोणार्क में खनन मंत्रियों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। खनन कार्यों को सुव्यवस्थित करने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए MTS मॉड्यूल का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा खनिज नीलामी और खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने जा रही बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का नेतृत्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। बिजनेस चैम्बर CII द्वारा जारी सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की समग्र विकास दर 6.4 से 6.7% के आसपास स्थिर रहने की है उम्मीद। 2026 में भारत की विकास दर बढ़कर 7.0% होने की संभावना। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो आम जनता के लिए रविवार से खोल दिया गया है। लोग निःशुल्क एक्सपो का आनंद उठा सकते हैं। भारत मंडपम में पहले 2 दिनों में 90 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। दूसरे दिन 22 विभिन्न ब्रांड्स के 56 नए उत्पाद लॉन्च किए गए और द्वारका के यशोभूमि में 5 लॉन्च किए गए। दिल्ली में चल रहे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में EV सेक्टर में मेक इन इंडिया की धूम है। भारत कंपनियां EV सेगमेंट में कई नए प्रयोग कर रही है। नई दिल्ली में दिल्ली विज एक्सपो अवार्ड एवं समिट का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्टार्टअप और युवा उद्यमी शामिल हुए। यहां उनके नवाचारों और उद्यमशीलता को विज एक्सपो सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा वेव मोबिलिटी ने 3.25 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक कार ईवा लॉन्च की। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश कैलेंडर वर्ष 2024 में 17% बढ़कर $37.7 बिलियन हो गया, जो इससे पिछले वर्ष $32.29 बिलियन था। ये कॉरपोरेट क्षेत्र के बढ़ते कद को दर्शाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कार्यक्रम में कहा कि मेडटेक सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसके $30 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। विश्व बैंक की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते कर राजस्व के कारण भारत में राजकोषीय घाटा लगातार कम होने की संभावना जताई जा रही है। RBI ने बैंकों से कहा है कि लेनदेन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल 1600 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनिमय
संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को कॉल या SMS करती हैं तो उन्हें 140 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए। भारतीय मोबिलिटी उद्योग का आकार 2030 तक दोगुना होकर $600 अरब को पार कर सकता है। गूगल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक, शेयर्ड और कनेक्टेड मोबिलिटी जैसे उभरते आय स्रोत $100 अरब का योगदान करने के लिए तैयार हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इस बार के बजट में ग्रामीण इलाकों से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ सकता है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अन्य योजनाएं शामिल होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मैरोस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। 6 सिद्धांत मजबूत आर्थिक संबंधों, निष्पक्ष व्यापार, उच्च गुणवत्ता मानक, रेजिलेंट सप्लाई चेन्स और आपसी विकास के लिए भारत की तकनीक और प्रतिभा का लाभ उठाने पर केंद्रित हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इसे स्टार्टअप और उद्योग जगत के हितधारकों को समर्पित किया। इनोवेशन कॉम्प्लेक्स 9 मंजिलों में फैला एक विशाल सेटअप है जिसमें अभिनव स्टार्टअप, MSME उद्योग और CSIR प्रयोगशालाओं के लिए सुसज्जित कार्यालय और नेटवर्किंग स्थानों के अलावा 24 रेडी टू मूव इंक्यूबेशन लैब हैं। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला टीम को खो खो विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि यह ऐतिहासिक जीत उनके अद्वितीय कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष खो खो टीम को भी बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह जीत युवाओं के बीच खो खो को और अधिक लोकप्रिय बनाने में योगदान देगी। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में मौजूदा चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। भारत की विजय जोशिता को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में कलिंगा लांसर्स ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली SG पाइपर्स को 3-2 से मात दी। इस हार के बाद दिल्ली SG पाइपर्स को सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध गए हैं। नीरज ने हिमानी मोर के साथ 7 फेरे लिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। भारत के रोहन बोपन्ना और शुआई झेंग की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे दौर के मुकाबले में बोपन्ना और झेंग की जोड़ी को वॉकओवर मिल गया। एरिना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका का सामना पावलीचेंकोवा से होगा। कोको गॉफ ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में गॉफ का सामना पाउला बादोसा से होगा। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने लहका को हराया। कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम 8 के मुकाबले में अल्कराज का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अंतिम 8 के मुकाबले में ज़्वेरेव का सामना टॉमी पॉल से होगा। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ला पामास को 4-1 से हरा दिया। इस मैच में एम्बाप्पे ने रियल मैड्रिड के लिए 2 गोल किए। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।